आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास की, वैदिक पीरियड की, वैदिक काल की। वैदिक काल से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसको कैसे वैदिक पीरियड तक हम लोग वैदिक काल तक पहुँचे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, जिसके इतिहास की कोई जानकारी है परंतु लिखित में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद में काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसकी लिखित भी जानकारियां हैं परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके इतिहास को पढ़ा जा सका है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। हम लोग आज बात करते हैं वैदिक काल की, वैदिक पीरियड की। बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि वैदिक पीरियड 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। कई का तो मत है 2800 ईसा पूर्व, 2900 ईसा पूर्व से वैदिक पीरियड का आरंभ हुआ है। और वैदिक पीरियड एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की दृष्टिकोण से पीरियड है, समय है। यह काल हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल इसलिए है क्योंकि यहीं से पूरी व्यवस्थाओं का संचालन आरंभ होता है। वेदों से ही सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है और वेदों से ही इतिहास की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। 4 वेद हैं, चारों वेदों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, अलग अलग वेदों का व्याख्यान किया गया है। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल वह वैदिक काल है जिसमें चारों वेदों का उद्गम है और महत्वपूर्ण रूप से इसमें अंत समय में वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग जान लेते हैं वैदिक समय का मुख्य रूप से समय कब से कब तक माना गया है। अलग अलग इतिहासकारों का मत है। कुछ इतिहासकार 3200 ईसा पूर्व, कुछ 2800 ईसा पूर्व, कुछ 2500 ईसा पूर्व, कुछ 1800 ईसा पूर्व। ज्यादातर इतिहासकारों का मत है कि 1500 ईसा पूर्व के बाद में पूर्व वैदिक काल का प्रारंभ होता है। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को कहा जाता है। इसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया है। यह काल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, अर्थात वैदिक पीरियड हम लोग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के समय को वैदिक काल कहते हैं। इतिहासकारों में विभिन्न प्रकार के मतभेद होने के कारण इस समय को इतिहासकारों ने समुचित रूप से माना है। 4 वेद हैं, वेदों का एक क्रम है, एक क्रम में वेद आए। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋग्वेद पहले आया, यजुर्वेद पहले आया कि सामवेद पहले आया। तो यजुर्वेद पहले आया है, ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद आया है, फिर सामवेद आया है और तदोपरांत अंतिम वेद जो आता है या चौथा वेद जो है उसे हम लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। चारों वेदों की एक ट्रिक है रियसा के नाम से। रियसा याद रखिएगा, ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। चारों वेदों की रियसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों का समुचित क्रम है। ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इस काल में 1 वेद ज्ञाता होता था, 2 वेद ज्ञाता होता था, 3 वेदों का ज्ञाता होता था और चारों वेदों का भी ज्ञाता होता था। इस समय आरंभ काल में संस्कृत थी मगर इसको कंठस्थ कराया जाता था। यहां पर कंठस्थ करने की व्यवस्था थी, कोई लिख करके याद कराने की व्यवस्था नहीं थी। इस समय वेदों को कंठस्थ कराया जाता था। पहला वेद कंठस्थ, दूसरा वेद कंठस्थ, तीसरा वेद कंठस्थ और चारों वेदों को कंठस्थ। बहुत सारे विद्वान ऐसे होते थे जो एक वेद का ज्ञान करते थे, कई ऐसे विद्वान होते थे जो 2 वेदों का ज्ञान करते थे, कई ऐसे विद्वान होते थे जो 3 वेदों का ज्ञान करते थे और कई ऐसे ज्ञानी महापुरुष महान विद्वान लोग होते थे जो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उन लोगों को हम लोग चतुर्वेदी के नाम से जानते थे। कौन से वेदी? चतुर्वेदी, अर्थात चारों वेदों का जो ज्ञाता होता था उसे चतुर्वेदी कहते थे। 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी, 3 वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी के नाम से जानते थे। हम लोग जानते हैं कि 10 मंडलों में ऋग्वेद का वर्णन है। 10, 28, 462। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण 10 मंडल, पहला और अंतिम मंडल, पहला और 10वां मंडल, ये नए मंडल कहलाते हैं। पहला और 10वां मंडल क्या कहलाता है? ये दोनों मंडल नए मंडल कहलाते हैं और बाद में जोड़े गए। 10वें मंडल में चारों वर्णों की बात कही गई है।
ऋग्वेद के प्रारंभ में यह कहा गया कि उत्तर वैदिक काल जो था, पूर्व वैदिक काल जो था, उस काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल के आरंभ में कर्म के आधार पर ना होकर के वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त हो जाता है। के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा की जंघाओं से वैश्य और ब्रह्मा के पैरों से अर्थात निचले हिस्से से शूद्रों का उद्गम बताया गया है। ऐसा हमारा ऋग्वेद में वर्णन प्राप्त होता है। सभी वर्ण जो होते थे आरंभ में, वो सभी वर्ण कर्म के आधार पर थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण जो व्यवस्था आई, यह सभी वर्ण कर्म के आधार पर न होकर के ये सभी के सभी, तो ये महान वर्णों का उद्गम है। उत्तर वैदिक काल के पतन का मूल कारण यही माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था का जो इस प्रकार से आगमन हुआ, यही उत्तर वैदिक काल के पतन का मूल कारण माना गया है। यही मूल कारण है। हम लोग जान लेते हैं आर्य को श्रेष्ठ कहा जाता है। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए, ऐसा मैक्स मूलर का कथन है कि मध्य एशिया से ज्यादातर विद्वानों का मैक्स मूलर के कथन से संबंध है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो प्रमाणित माना गया वही मैक्स मूलर का ही प्रमाणित माना गया है। मैक्स मूलर का कथन है कि आर्य जो आए वो मध्य एशिया से है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे। इनकी भाषा जो थी वो कौन सी थी? वो संस्कृत भाषा थी। दयानंद सरस्वती का मत है कि आर्य जो आए वो तिब्बत से आए। तिलक का जो मत था वो उनका कहना था कि जो आर्य आए वो उत्तरी ध्रुव से आए। अलग अलग मतभेद हैं, इसमें बहुत सारे लोगों में अलग अलग विचार है। इन विचारों को हम लोग वर्णन नहीं करते हैं। जो सर्वमान्य विचार है वो सर्वमान्य विचार है मध्य एशिया से आर्य आए। वो क्या है? मैक्स मूलर का कथन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद हमने आपको बताया ये मंडल है 10 मंडल, सूक्त है 10-28 सूक्त है, ऋचाएं हैं 10,462। ऋचाएं कितनी है? 10,462। तीनों में 10-10 है, ध्यान रखिएगा। 10, 10-28, 10,462। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। किसमें किया गया है? विश्वामित्र ने ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन किया है। यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रमुख देवता इंद्र हुआ करते थे। इसके बाद अग्नि को प्रमुख माना जाता था और इसके बाद सोम को प्रमुख माना जाता था। बहुत सारे देवता थे, परंतु अग्नि और इंद्र को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। गाय को अधन्या कहा जाता था। क्यों ऐसा कहा जाता था? कि गाय का वध नहीं किया जा सकता है, गाय को मारा नहीं जाना चाहिए, गाय पूजनीय है। ऐसा हमारा ऋग्वैदिक काल में वर्णन प्राप्त होता है। आर्यों का प्रिय पशु उस समय जो होता था उसका नाम है घोड़ा। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु हुआ करता था। ये पूर्व वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। पूर्व वैदिक काल में जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो सबसे महत्वपूर्ण धातु है लोहा। लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई महत्वपूर्ण धातु थी, वो लोहा है। महत्वपूर्ण नदी का नाम जो प्राप्त होता है वो सरस्वती नदी। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। ऋग्वेद में भी गंगा नदी का वर्णन प्राप्त होता है, परंतु सिर्फ एक बार प्राप्त होता है। यमुना नदी का वर्णन 3 बार प्राप्त होता है और सरस्वती और इसके अलावा कई नदियों का वर्णन कई बार प्राप्त होता है। ऐसा हमारा ऋग्वेद में वर्णन प्राप्त हो रहा है। इस समय प्रशासनिक व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पर कहीं कुछ लोग निवास करते हैं उनके संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। प्रशासनिक व्यवस्था यदि नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वहां पर लोग निवास नहीं कर पाएंगे और सही से समुचित रूप से उसकी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। समुचित रूप से व्यवस्था के संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात उनके नियम, कायदे, कानून होने चाहिए। यही विधाएं हैं, यही कानून का महत्वपूर्ण रूप और यहीं से प्रारूप होता है, प्रारंभ। हम लोग जान लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होती थी। सबसे छोटी प्रशासनिक व्यवस्था कुल, छोटा सा कुल होता है, परिवार होता है, वही एक कुल होता है। सबसे छोटी व्यवस्था जो थी उसे कुल कहा जाता था। उसके बाद में ग्राम, उसके बाद में जन, विश्व के बाद में जन और जन के बाद में राष्ट्र। सबसे छोटी कुल के बाद में ग्राम के बाद में विश्व
और विश्व के बाद में जन, जन माने राज्य, और राज्य के बाद में राष्ट्र का नाम आता था। इन 5 व्यवस्थाओं में प्रशासनिक इकाइयां विभाजित होती थी। जन का जो नेतृत्व करता था उसे उस समय राजन कहा जाता था, अर्थात राजा कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में राजा के पास पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी निर्णय लेने के लिए, उनको मुखियों के द्वारा चुना जाता था और वही प्रमुख रूप से व्यवस्थाओं का संचालन करते थे। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता था कि राजा संचालन करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता था, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन कराता था, मगर राजा के द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय नहीं होता था, उसको बहुत सारे लोगों के द्वारा संचालित किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है, मैंने आपको पहले ही बताया, वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 भागों में विभाजित था। इसी प्रकार से हम लोग वैदिक काल के बाद, पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता का प्रमुख स्थान हो जाता है। प्रजापति देवता इस समय सर्वमान्य देवता हो जाते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कई ऐसी कमियां रहीं जिस कारण से वैदिक पीरियड का समापन हो गया और महाजनपदों का उदय हुआ। इसी के बाद महाजनपद आते हैं। आप सभी लोग इन विषयों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। निश्चित तौर पर आपके सभी के सभी प्रश्न इसी से आएंगे। रियसा को जरूर याद कर लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद है हमारे, इनका क्रम जो है वो यही है। महत्वपूर्ण है ऋग्वेद के 3 अंग, मंडल, सूक्त और ऋचाएं। ऋचाओं का मंत्र है। ऋचा का मतलब क्या होता है? मंत्र। 10, 10, 28, 10, 462। मंडलों की संख्या 10, सूक्तों की संख्या 10, 28 और ऋचाओं की संख्या है 10, 462। चलिए, इसी के साथ वैदिक पीरियड को हम लोग समाप्त करते हैं।